है। कूलम्स लॉ दो बातें कहता है। नंबर एक, अगर ये दोनों चार्ज है तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। फोर्स का मतलब ये जरूरी नहीं कि अट्रैक्शन हो, रिपल्शन भी हो सकता है, या रिपल्शन ही हो अट्रैक्शन भी हो सकता है। फोर्स लगेगा मतलब या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। ठीक, तो कैसे वो फोर्स लगेगा वो देखना है। तो कूलम्स लॉ कहते हैं कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। ये पहला स्टेटमेंट है उनका। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ का, कि इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जरूरी नहीं है जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी लगेंगे, ये तब भी लग सकते हैं जब ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, दूर दूर रखे हैं तब भी ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने पढ़ा है उसके अंदर आपने देखा था कि अगर दो मासेस हैं तो उनके बीच डिस्टेंस की जरूरत तो नहीं है। ये जैसे पेन है, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो अपने आप डाउनवर्ड जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी से जब तक टच नहीं कराएंगे तब तक नीचे नहीं जाएगी, भाई अपने आप जाएगी ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो उसी तरीके से कूलम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो भी क्या है, एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो उस केस में इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। इतिहास गवाह है जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटा है दो चीजें आई हैं, एक इक्वल और दूसरा कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अच्छा, निकाल क्या रहे हो, फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर हो गया इतना। चलिए, के जो है उस के की एक और फॉर्मूला होता है, तो के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई अपसैलन नॉट। एक टर्म आ रहा है आपके सामने, अपसाइलन नॉट। ये क्या होता है देखिए, अपसाइलन नॉट जो होता है बच्चे, उसको बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है, अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। कोई दिक्कत। तो यहां से हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या किसी को, इतना समझ में आ गया पक्का। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 2013, 2015, 16, 17, 2013 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 2015, 16, 18 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आगे भी आता रहेगा। तो इसको आपके होम एग्जाम में खासकर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रिमिटिविटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला का लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे 11th के सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। F इक्वल टू आता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आता है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अपन लोगों को डायमेंशन निकालना है अपसाइलन नॉट का, तो फॉर्मूला बन गया अपसाइलन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए, ठीक है। Q क्या है, चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80। कैसे आया, Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है IT। आई स्कूल याद कीजिए, क्लास 10th। I इज इक्वल्स टू Q बाई T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। याद आया, तो Q इक्वल टू IT। I हो गया एम्पियर, A, T हो गया टाइम, T तो 80। R डिस्टेंस है, डायमेंशन होती है L, और F है फोर्स, डायमेंशन होती है MLT-2। सब रख दीजिए एक साथ, और दिस इज कांस्टेंट, डायमेंशनलेस।
तो कितना आ गया 80 इंटू 80 अपॉन MLT-2 इंटू L स्क्वायर है तो L2। कोई दिक्कत? कुछ कटेगा क्या? पहले तो M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा। L और L2 मिलके क्या बन गया? L-3। T ऊपर क्या है? A और A मिलके T क्या होगा? T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और T और T2, तो टोटल कितना हो गया? T की पावर 4 और A2। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपसाइलन नॉट? दिस इज M-1 L-3 T4 A2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स लॉ। जरा सोच के देखो कि दो चार्ज पार्टिकल थे और उनको हमने, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए क्लास में बैठे हैं आप लोग मस्त, ठीक है, बगल वाली को देख रहे हैं या आप बगल वाली बैठी हैं, बगल वाले को देख रही हैं, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। या हो सकता है दो दोस्त बैठे हो बगल बगल, रिपल्शन हो रहा है। अट्रैक्शन भी हो सकता है, आजकल सब कुछ पॉसिबल हो गया है, बट हम नेचर जो बनाया है उसकी बात करते हैं, तो रिपल्शन हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, क्या ये मीडियम से इफेक्ट होता है? अरे बिल्कुल होता है। क्लास में टीचर नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। देखा है कि नहीं देखा है आपने? लेकिन अगर मान लीजिए टीचर आ गया तो एक मीडियम आ गया, अरे उसका ऑरा हो जाता है ना क्लास में। लेकिन मान लीजिए अगर हम उन दो के बीच में तीसरे को बैठा दें, ये भी एक इफेक्ट हो जाएगा। या मान लीजिए वॉल खड़ी कर दे, तो जाहिर सी बात है कि मीडियम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसी तरीके से जब किसी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को, मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस थी कितनी? आर। ठीक है ना? इसको हमने एक मीडियम में डुबो दिया, सडनली मीडियम में डाल दिया। तो जैसे ही मीडियम में डुबो दिया, वाटर के मीडियम में हमने इसको डुबो दिया, डाल दे दिया, अब क्या होगा? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, भाई वाटर भी तो एक एटम ही है, सब्सटेंस है, एक लिक्विड जो भी है। तो H2O के अंदर जो H2O की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक बॉन्ड बन जाता है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, तो क्या होगा? तो बच्चे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास ऑक्सीजन चला आएगा, उसको घेर लेगा, ऑक्सीजन ने उसको घेर लिया। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास H चला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? तो अब बताइए, जो दो हमारे ए और बी थे उनके पास उतना फोर्स लग पाएगा? नहीं। फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? क्या लगता है आपको? सोच के देखो, एग्जांपल जो मैंने बताए उसके हिसाब से फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब कुछ वैल्यू से घटेगा ना, वो वैल्यू कैसे करेंगे? तो उस वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको बस क्या करना है, आपको यहां एप्सिलॉन नॉट के साथ K लगा देना है, और ये वो K फैक्टर है जिससे ये फोर्स कम हो जाएगा। तो इस K का नाम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत? और इस पूरे को, किसको? एप्सिलॉन नॉट K को पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और जहां पे एप्सिलॉन का मतलब होता है प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या मतलब होता है इसका बच्चे? प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। इतना समझ में आया? अब देखिए, हमने आपको फॉर्मूला भी दिया है, K इक्वल्स टू, यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ K, तो हाउ कैन यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ K? इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, ध्यान से समझिएगा, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम
टू द प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया? फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने? इट इज डिफाइंड कौन? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। it is defined as the medium, it is defined as a ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space। और permittivity of free space आपको याद होती है कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात थोड़ी सी जान लीजिए कि जो के होता है, के को अगर हम मेटल के लिए निकालें तो मेटल के लिए के की वैल्यू आती है इनफाइनाइट, मतलब मेटल में के की कोई कमी नहीं है, ठीक। अगर हम वाटर के लिए देखें, H2O के लिए, तो के की वैल्यू आती है 81 अप्रॉक्स। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें तो के की वैल्यू आ जाती है 1। इसीलिए उस जगह पे के को हम गायब कर देते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, ये नीट और जेई के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा समझते हैं, ऐसा नहीं है बहुत टफ है, बहुत इजी टॉपिक है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखिए क्या होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कुछ खास नहीं है, बस उसी की डायरेक्शन और थोड़ा सा वेक्टर लगा देना है, क्योंकि हमें पता है कूलम्स लॉ में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ रहा है, और कोई वजह नहीं है इसकी। देखो, मान लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। एक हमारे पास क्या है, Q1 है, और दूसरा Q2 है, ठीक है ना। इसकी कुछ पोजीशन है ओरिजिन से, सपोज कर लीजिए दिस इज वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। जिनको वेक्टर पढ़ना होगा कमेंट कीजिएगा, मैं वेक्टर का पूरा एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इन दोनों के बीच एक पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर R। हो गया कि नहीं हो गया? इस पोजीशन वेक्टर R को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेक्टर R इक्वल्स टू हो गया R2 माइनस R1। हो गया? हमें पता है कूलम्स लॉ होता क्या है, तो फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, बोलिए कितना आएगा? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तब ये फोर्स F इक्वल्स टू हो जाता है बच्चे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। जहां पे R कैप को क्या पढ़ते हैं, कोई बताएगा? बोलो भैया, 12th में हो। दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। और यूनिट वेक्टर को लिखते क्या है, तो आर कैप का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? एफ वेक्टर फोर्स, मतलब वेक्टर फॉर्म एफ इक्वल्स टू के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप को लिखेंगे वेक्टर आर अपॉन आर। तो वेक्टर आर अपॉन आर को हम रीअरेंज करके लिखोगे तो लिख सकते हो आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस टॉपिक के क्वेश्चन जब हम आपको नीट और जेई की सीरीज डालेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, मतलब ना के बराबर है। एक आध क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो उस बोर्ड से पहले मैं कवर करा दूंगा आपको इसमें। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? तो वेक्टर फॉर्म का कूलम्स लॉ का मतलब क्या है कि वेक्टर एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये वेक्टर फॉर्म में है, जहां वेक्टर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। क्लियर है? चलिए, इतना टॉपिक समझ में आ गया।